कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था। मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है, संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. Honorable member, सर, जरा लोगों को बैठा please be seated. Honorable member, जरा बैठ जाए। मैं भी आग्रह करूंगा। sit back to the chair. Please be seated. वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। बैठिए। सर, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है, वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर, धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice। तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। कृपया करके कोई, अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आएगा सर। अच्छा, आप अपनी पारी का इंतजार करिए ना। यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो, वेट फॉर योर टर्न। सर, इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को
सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं सर, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर। पैरा 202 मुतवल्ली, अंडर द मोहम्मदन लॉ the moment a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vest in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belonging to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो मुतवल्ली साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं, और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्त देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं, और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। सर बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए शाहबानों के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर आज जब मैं शाहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में, और सर मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सर का जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। तो मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का खड़ी है। सर आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। सर तीसरा मामला, धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा।